नमस्कार। आशा करता हूँ कि आप सब लोग अच्छे से होंगे। और आज का जो टॉपिक है वो बहुत स्पेशल है। इसे समझना अभी के संदर्भ में बहुत ज़रूरी है। वर्तमान समय में अगर आप ज़िंदा हैं तो आपको इन चीज़ों को समझना बहुत ज़रूरी है। और अगर अपने देश के संदर्भ में बात करें तो आजकल ये डिबेट बहुत हाई लेवल पे होता है कि क्या इंडिया सेकुलर स्टेट है, क्या भारत को धर्मनिरपेक्ष होना चाहिए, या फिर ये तो संविधान के संशोधन में प्रियम्बल की अगर हम लोग बात करें, संविधान के प्रस्तावना की बात करें तो उसमें सेकुलर शब्द जोड़ दिया गया, जिसके कारण हमारा संविधान ऐसा हो गया, नहीं तो ऐसा तो था नहीं। और एक ये भी है कि अगर राज्य का कोई धर्म ही नहीं होगा तो राज्य चलेगा कैसे। तो पहली बात तो ये है कि इन चीज़ों को, इन डिबेट को थोड़ा सा समझना ज़रूरी है और इसकी जानकारी बहुत ज़रूरी है। और अलग अलग कॉन्टेक्स्ट में अगर कुछ बातें कही जाती है तो उसका मतलब अलग अलग होता है। पहली बात तो ये। दूसरी बात ये है कि आप किसी भी चीज़ को जब एग्जाम्पल के तौर पे लें तो ये समझें कि वो किस संदर्भ में कहा गया है। ठीक है, जैसे कि मैं आपको एक दोहा सुनाता हूँ कि कबीर साहब ने एक बार कहा कि मांस मांस सब एक है, जस बकरी तस गाय। मतलब मांस क्या है, सब एक ही है, जैसा बकरी का है वैसा गाय का है। तो उनका बेटा था कमाल, वो बोला कि अच्छा, जब ऐसा मांस एक हो गया तो वो उसने तर्क दिया कि मांस मांस सब एक है, जस मेहरी तस माय। कि जब मांस एक ही है तो मेहरी बोलते हैं बीवी को, माँ बोलते हैं वैसा। तो आप समझ रहे हैं कि किस कॉन्टेक्स्ट में उन्होंने कहा था। और ये तो भाई जब आप डिबेट कर रहे हो तब तो वो तालियां बटोर के ले गया ना, तुरंत तर्क दिया और वो तर्क आपको सूट भी कर गया। तो सबसे पहली बात ये है कि जो धर्मनिरपेक्षता है इसको समझने से पहले धर्म को समझना ज़रूरी है कि धर्म क्या है। अब धर्म एक ऐसी चीज़ है जिसका कि कोई फिक्स मीनिंग अगर आप निकालना चाहें तो आप नहीं निकाल पाएंगे। धर्म की परिभाषाएं बहुत अलग अलग हैं। तो सबसे पहले हम थोड़ा सा धर्म को समझें कि धर्म क्या क्या है और धर्म किस किस संदर्भ में हम लोग यूज़ कर सकते हैं, क्या क्या बातें हम लोग कर सकते हैं। तो पहला जो शब्द है धर्म, धर्म का मतलब होता है स्वभाव से भी, कि किसी का स्वभाव कैसा है। मान लीजिए कि जैसे कि आग है, तो आग का स्वभाव कैसा है, जलाना है। आग मैटर है, एक निर्जीव वस्तु है। आग का नेचर है कि वो जलन पैदा करेगा। ठीक है, इसमें आग का कोई पर्पस नहीं है, आग सोचता नहीं है, आग समझता नहीं है, बस लग जाता है। और आपको पता ही है कि जब लग जाता है तो लग जाता है, उसके बाद आप कुछ नहीं कर सकते। हाँ, आप ये थोड़े बोल सकते हो कि आग ऐसा है। आग मैटर है, उसका स्वभाव है कि क्या स्वभाव है कि उसके सामने जो भी आएगा उसको वो जलाएगा। उसी तरह से पानी, पानी का गुण है कि वो क्या करेगा, चीज़ों को भिंगा देगा। ओके, और इसमें हवा को भी हम लोग ले लेते हैं। ठीक, वो चीज़ों को क्या करेगा, सुखाएगा। तो इसमें ऐसा नहीं है कि हवा का कोई धर्म है, वो किसी रिलीजन से जुड़ा हुआ है, नहीं, वो उसका स्वभाव है। तो पहला तो मीनिंग ये क्लियर होता है कि धर्म की जब हम लोग बात करें तो धर्म आपके स्वभाव से भी जाहिर होता है। जैसे कि किसी का स्वभाव आपको पता है कि वो बहुत गुस्सैल है, वो करता, वो आप उससे पूछोगे गुस्सा क्यों किया तो वो ऐसा नहीं बोलेगा पर्टिकुलर कि क्यों आया, उसका स्वभाव है, पैनिक हो जाता है। कुछ लोग हैं कि इमोशनल हो जाते हैं बहुत जल्दी। हाँ, तो वो स्वभाव की बात है। बट सजीव वस्तुओं में इसका एग्जाम्पल सही नहीं है, क्योंकि सजीव जो वस्तुएं वो सोच सकती हैं, देख सकती हैं, उनका थिंकिंग चेंज हो सकता है। बट आग का आप नेचर चेंज नहीं कर सकते ना, उसका स्वभाव आप बदल नहीं सकते, वो फिक्स है, वैसा ही है। उसके बाद भारतीय दर्शन की अगर हम लोग बात करें तो भारतीय दर्शन में जो धर्म है वो कर्तव्य के रूप में बहुत ही ज़्यादा यूज़ हुआ है। जैसे कि आपने हमेशा घर में सुना होगा कि बेटे का ये कर्तव्य है, सुना है ना, सुनते ही होंगे। बेटे का धर्म है, बेटा किसी का भी हो सकता है, उसको वो किस मजहब से है, किस पंथ से है, उसके घर वाले किस भगवान को मानते हैं या किस गॉड को मानते हैं, इससे लेना देना नहीं है, बेटे का धर्म होता है। उसी तरह से माता का कुछ धर्म है, पुत्र का कुछ धर्म है, पिता का कुछ धर्म है, मित्र का कुछ धर्म है। तो आइए थोड़ा सा उसको भी हम लोग समझते हैं डिटेल में। कि जैसे कि आपने सुना होगा कर्तव्य, भारत के संदर्भ में जब इसकी बात होती है तो राजधर्म की बहुत चर्चा होती है।
और राजधर्म आपको याद होगा कि भारत में श्री जो हमारे अच्छे नेता हैं माननीय अटल बिहारी वाजपेयी, उन्होंने यूज़ भी किया था कि राजधर्म को उन्होंने यूज़ किया था कि राजा का एक धर्म होता है और हर एक जो अच्छा राजा होता है, हर एक जो अच्छा शासक होगा, वो राज के हिसाब से धर्म का उपयोग करता है। इसमें धर्म से लेना देना है कि राज्य का क्या कर्तव्य है, अपने नागरिकों के प्रति समान व्यवहार रखना, अपने नागरिकों की हिफाजत करना, जान माल की सुरक्षा करना, उनको रोज़गार के अवसर प्रदान करना, सरकारी नियुक्तियों में उनके साथ कोई भेदभाव नहीं हो धर्म के आधार पे, जात के आधार पे। तो ये राज का धर्म है कि जब आप इसमें बहुत प्रसिद्ध एक कहानी है प्रेमचंद्र की। अब आजकल तो ऐसा हो गया कि लोग कहानी वानी पढ़ना पसंद नहीं करते हैं, न हिंदी की कहानियाँ पढ़ते हैं न इंग्लिश की कहानियाँ पढ़ते हैं। हिंदी में प्रॉब्लम यह है कि हिंदी पढ़ लेंगे तो लोग बोलेगा अरे हिंदी साहित्य पढ़े छे, हाँ, और अंग्रेजी समझ में नहीं आता। तो दोनों चीज़ें जो है नीलबट्टा सन्नाटा में गेम चलता रहता। तो ये सारा का सारा कन्फ्यूज़न जो है वो सिर्फ इससे है कि हमारी शब्दों को लेके जो समझ है इसमें प्रॉब्लम है। और इंसान हमेशा क्या करता है कि चीज़ों को समझने की कोशिश करता है। कोई भी सत्य परमानेंट नहीं है, जो भी धरती पे आप जान रहे हो वो परमानेंट सत्य नहीं है। और अगर सोशल साइंस की अगर आप बात करें, ह्यूमैनिटीज़ की अगर आप बात करें, तो इसमें तो ऐसा है कि पर डे कुछ ना कुछ चेंजेज आते रहते हैं। कोई भी कहा गया स्टेटमेंट वो फाइनल स्टेटमेंट नहीं है, वो एक धारणा है, विचार है। विचार बदलते हैं, चीज़ें बदलती हैं, उसमें बहुत सारे फैक्टर्स। तो राजा का एक धर्म होगा तो राजधर्म, राजा को वो धर्म पालन करना है। सैनिक का एक धर्म है, सैनिक धर्म। डॉक्टर का एक धर्म है कि उसके पास कोई भी आएगा तो वो क्या करेगा, उसको देखेगा, उसका इलाज करेगा। वो ये सारे धर्म जो हैं वो कर्तव्य के सेंस में आते हैं। तो भारत में जो बातें कही गई हैं वो क्या है, कर्तव्य के सेंस में कही गई हैं। गीता में भी भगवान ने कहा है धर्म को लेकर के, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय चतुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। तो यहाँ जो धर्म की स्थापना या फिर जो धर्म का प्रयोग किया गया है वो कर्तव्य के सेंस में किया गया है। अत्याचार अगर कोई कर रहा है, लोगों को परेशान करता है, साधु लोगों को परेशान करता है, ठीक है, सज्जनों को परेशान करता है, तो वहाँ पे स्पेसिफिक नहीं है, वो कर्तव्य के सेंस में। अर्जुन को जो भगवान लड़ने के लिए उकसा रहे, ये सोचने की बात है। ये कैसा हो सकता है किसी की हत्या करना, वध करना, उसके लिए आप किसी को आप समझा रहे हैं। और अगर आप देखें तो अगर सामान्य लोगों की नज़र से देखें तो क्या है, किसी की हत्या करना बुरी बात है। बट वहाँ पे धर्म का सेंस क्या समझाया गया है कि आप अच्छे काम के लिए, ठीक है ना। अर्जुन ने तो हथियार डाल दिए थे भाई साहब, वो अच्छा हुआ हथियार डाला कि गीता का ज्ञान हम लोगों को मिला, नहीं तो वो लड़ लेता तो गीता का ज्ञान भी नहीं मिलता। तो वो अच्छी बात है। तो वो भगवान को समझाना था कि क्या सही है, क्या धर्म है। और इस तरह से इंडियन फिलॉसफी में अगर आप देखें, भारतीय दर्शन में धर्म की बहुत सारी डेफिनेशन है, बहुत सारे डेफिनेशन है, ठीक है। तो एक तो धर्म जो है वो कर्तव्य को लेके है, यही मेन धर्म है। जैसे विद्यार्थी का धर्म क्या है, पढ़ना, तो उसके लिए भी श्लोक बनाया गया है। अब वो पुराने समय में था, अब तो ऐसा चलता नहीं, बट वो मैं आपके लिए रिपीट कर देता हूँ एक बार कि विद्यार्थी का क्या धर्म है। काग चेष्टा बको ध्यानम स्वान निद्रा तथैव च अल्पहारी गृह त्यागी इति विद्यार्थी पंचलक्षणम। मतलब विद्यार्थी ऐसा हो जो काग की तरह जिसमें चेष्टा हो। आजकल बोलोगे तो भाग जाएगा वो, हाँ। बको ध्यानम, बगुले की तरह ध्यान हो जिसका। अल्पहारी, अरे रे 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 रे, आजकल तो 100-100 कुंटल के हो रहे हैं सब। तो अल्पहारी का तो बात ही छोड़ दो। गृह त्यागी, हाँ, गृह त्यागी वाला बचा हुआ है, क्योंकि घर पे रहेगा तो कांड नहीं कर सकता, घर के बाहर रहेगा तो कुछ कर सकता है, ठीक है। पबजी खेल सकता है, सब्जी खेल सकता है, बहुत तरह के काम को कर सकता है। ड्रीम 11 में टीम बना सकता है। खैर, अपना वो प्रसंग है नहीं, अपना प्रसंग ये है। बीच बीच में मैं थोड़ा सा मूड हल्का करता जाऊंगा, क्योंकि थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड कंसेप्ट है, तो समझने के लिए खुला दिमाग होना ज़रूरी है, ठीक है। अगर आप अपने कोई भी चीज़ आपके पास इकट्ठी हो सकती है, ज्ञान भी क्या है, इकट्ठा करने की चीज़ है। तो जब आप खुले हों, तब जब आप एक्सेप्ट, केमिस्ट्री में आपने सुना ना, डोनर एक्सेप्टर, ठीक है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं, मगर आप उसको एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं है, तो भाई देने वालों तो पूरा दे के रख जाएगा। घड़ा को क्या करो, पूरी बारिश में पलट के रख दो,
1 सेंटीमीटर क्या 100 सेंटीमीटर बारिश हो फिर भी उसमें एक बूंद नहीं आएगा, क्योंकि तुमने पलटा हुआ है। तो उसको हम लोग थोड़ा सा डिटेल में समझेंगे। अब आता है पंथ और संप्रदाय। तो भारत के अंदर जो धर्मनिरपेक्षता, भारतीय स्टेट राज्य में जब धर्मनिरपेक्षता का प्रयोग करते हैं हम लोग, तो हम लोग पंथ के सिलसिले में करते हैं कि भारत एक पंथ निरपेक्ष राज्य। संविधान में भी जो 42वें संशोधन में जोड़ा गया है वो क्या है, पंथ निरपेक्ष। सेक्युलरिज्म का जो अनुवाद है, हिंदी का अनुवाद है, वो क्या है, पंथ निरपेक्ष। बेसिकली क्या है कि ये जो शब्द है सेक्युलरिज्म, ये किनका लाया हुआ है, ये इनका लाया हुआ है, ये जेकब होलियोक साहब का। और इसके बीज कहाँ पड़े थे, इधर फ्रांस में पड़े थे, जब रूसो ने अपनी थ्योरी दी थी सोशल कॉन्ट्रैक्ट। बात बहुत लंबी हो जाएगी, इसलिए मैं थोड़ा सा शॉर्ट में आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो संप्रदाय, इसमें आपका संप्रदाय कुछ भी हो सकता है। आप हिंदू हो सकते हैं, मुस्लिम हो सकते हैं, सिख हो सकते हैं, ईसाई हो सकते हैं, पारसी हो सकते हैं, यहूदी हो सकते हैं, जो भी आप हो सकते हैं। तो भारत का सेक्युलरिज्म इस पे है। अब उसके बाद एक और है साधना पद्धति, कि अलग अलग लोगों की अलग अलग साधना पद्धति हो सकती है। और उसमें आप ये मानते हैं कि ये जो धरती है, यहाँ पे हम जो आए हैं वो कुछ टाइम के लिए आए हैं, ज़िंदगी इसके बाद भी है। तो हर एक पंथ में आप देखेंगे कि कुछ ना कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि जिसको करके आप इस लोक से उस लोक की यात्रा कर सकते हैं। अगर आप हिंदू धर्म की बात करें तो उसमें आप मोक्ष का कंसेप्ट है। आप बौद्ध की अगर बात करें तो उसमें निर्वाण का कॉन्सेप्ट है। जैन में अगर आप बात करें तो उसमें कैवल्य का कॉन्सेप्ट है, ठीक है। क्रिश्चियनिटी में अगर आप बात करें तो हेवन का है। मुस्लिम में अगर आप बात करें तो जन्नत का कंसेप्ट है। मतलब कुछ ऐसा कि जो इस लोक में नहीं है, इस लोक से आगे की तरह हम लोग जाएंगे। तो धर्म का मुख्य रूप से इन 4 चीज़ों में हम लोग डिवाइड करके इसको समझ सकते हैं। मगर मेन जो धारणा है, या राज्य के लिए अगर मैं बात करूं तो राज्य के लिए धर्म का मतलब होता है उनके दायित्व से, उनके कर्तव्य से, ठीक है, जो वो अपनी जनता के प्रति ईमानदारी से उसको लागू करें, भेदभाव नहीं करें। उसको भी हम लोग धीरे धीरे समझेंगे। तो जब ये समय चल रहा था तो सेक्युलरिज्म जो शब्द है वो आया है कहाँ से, ये आया है वेस्ट से, पश्चिम से आया है। और पश्चिम से जब आया है तो पश्चिम में एक समय था जब धर्म का ही राज्य चल रहा था, ठीक। लगभग 5वीं सदी से 15वीं सदी, ठीक है ना, इसमें क्या था, धर्म का ही राज्य चल रहा था। अब इसको बड़ा ध्यान से और खुले दिमाग से सुनिए और समझिए। ये लगभग 1000 साल, 1000 वर्ष अगर आप कहें तो 1000 वर्ष तक चला। और इसमें जो सत्ता थी वो चर्च के अधीन थी। राजा भी जो होते थे वो चर्च को या तो संरक्षण देते थे या चर्च से संरक्षित होते थे। उसमें रोमन कैथोलिक चर्च जो है वो बहुत ज़्यादा प्रभावशाली था। उसका जो दबदबा था वो समझो कि ऐसा समझो कि उस समय के समय से अगर आप देखें तो रजनीकांत, ठीक है, कुछ भी कर सकता। तो बहुत पावरफुल था वो रोमन कैथोलिक चर्च, और शासन उसी के इर्द गिर्द चलता रहता था। और जो उसकी जो मूल कुछ धारणाएं हैं वही आपको माननी पड़ती थी। लोग जो थे वो धर्म के कारण जो था, उनका जो शोषण था वो धर्म के द्वारा ही हो रहा था। तो ये लगभग 1000 साल की हिस्ट्री है, और जिसको इतिहास में नाम दिया गया, बहुत प्यारा नाम है, अंधकार काल। एक काल ऐसा जो अंधकार से भरा हो, द डार्क एज। तो इसमें हुआ क्या कि ऐसी मान्यताएं, बाइबल के अंदर जो मान्यताएं हैं, उन मान्यताओं को छोड़ करके अगर तुमने कुछ भी कहा तो तुम टांग दिए जाओगे, लतिया दिए जाओगे, तुम्हारा तो कुछ सुना नहीं जाएगा, ज़्यादा ज्ञान मत दो। गैलीलियो ने कहा कि भाई पृथ्वी क्या है, मतलब मैं आपको एग्जांपल देकर समझाता हूँ कि ऐसा था कि मानना ऐसा था कि धरती जो है वो सेंटर में है और सूरज ये हम लोगों का चक्कर लगा रहा है। मतलब हम लोग मालिक हैं और ये हम लोग का सेवक है, ये चक्कर लगा रहा है, सब कुछ बढ़िया, बहुत अच्छा। क्योंकि ये मानना बहुत मुश्किल था कि पृथ्वी चक्कर लगा रही है सूरज के।
पृथ्वी चक्कर लगा रही तो हम लोग भी चक्कर लगा रहे हैं, हम लोग उड़ कहीं नहीं जाते। अच्छा पूरब आज इधर है, चक्कर लगाया तो पूर्व कल उधर हो जाना चाहिए था, समझ रहे हैं ना आप। तो ऐसा ऐसा लोचा लपाचा था। तो उस समय एक आदमी था कॉपरनिकस, जिसको ये बोला गया कि भाई थोड़ा चेक कर, तो देख तो ज़रा, मगर हाँ चेक ये करके बताओ कि जो हम मान रहे हैं वो ठीक है कि नहीं है, और यही ठीक होना भी चाहिए। कॉपरनिकस बहुत धार्मिक आदमी था बेचारा। ये बात है तब की जब 15वीं शताब्दी आ चुका था, मतलब 1000 साल तो उन्होंने कुछ उगने ही नहीं दिया। विज्ञान क्या होता रही, ज्ञान यहाँ ज़रूरत से ज़्यादा ज्ञान है, तुम विज्ञान की बात कर रहा है। आज की ज़िंदगी आपकी अच्छी है तो आप ये बात मान के चलिए कि विज्ञान का योगदान तो उसमें है। आज मैं और आप एक दूसरे से रूबरू हो पा रहे हैं, बात कर पा रहे हैं, इसमें विज्ञान का ही कमाल है, बाकी तो किसी का कमाल नहीं है। तो इसको थोड़ा समझे कि कॉपरनिकस जो था उसको बोला कि भाई तुम थोड़ा चेक करो। क्या चेक करो? कि उस थ्योरी को बोलते थे जियोसेंट्रिक। जियोसेंट्रिक बोले तो कि पृथ्वी जो है वो है और यहाँ पे अर्थ है, और अर्थ के चारों तरफ ये सन जो है वो चक्कर लगा रहा है। तो उसने चालू किया शोध करना, काम किया, निकल गया उल्टा। ठीक है, निकल गया उल्टा। वो पाया कि नहीं भाई पृथ्वी ही सन के चक्कर लगा रही है। अब तो मामला चेंज हो गया भाई, अब क्या करें। अब दिक्कत ये है कि एक रैशनल थिंकिंग में प्रॉब्लम ये है कि तर्क पे जब आप थिंकिंग करते हो और जिस नतीजे पे आप पहुँचते हो तो उसको आपको छोड़ के दुनिया का कोई भी आदमी करेगा तो रिज़ल्ट वही आना है। मिसाल के तौर पे जैसे कि अगर आपने हाइड्रोजन और पानी को एक निश्चित अनुपात में मिलाया, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, पानी नहीं, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, बोलते बोलते थोड़ा सा आगे चला गया था, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन पे आते हैं कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को एक निश्चित अनुपात में अगर आपने मिलाया तो आपको मिलना क्या है, पानी मिलना है। जैसे कि H2O, ये क्या है, पानी। तो इसको दुनिया का कोई भी आदमी मिला ले, इरिस्पेक्टिव ऑफ रिलीजन, इरिस्पेक्टिव ऑफ कम्युनिटी, उसका कौन सा, उसका लैंग्वेज है, कौन सा जात है, कौन सा उसकी धार्मिक आस्था है, वो दुनिया में किस जगह पैदा हुआ है, कोई मैटर नहीं करता है। कोई रेगिस्तान में पैदा हो सकता है, कोई घास के मैदान में पैदा हो सकता है, कोई समंदर के किनारे पैदा हो सकता है, कोई गंगा किनारे पैदा हो सकता है, कोई थेम्स के किनारे पैदा हो सकता है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। उसको मिलेगा क्या, पानी ही मिलेगा। तो कॉपरनिकस को यही हुआ कि मान्यताएं हिल गई। इसके कारण बेचारे को बहुत बेइज्जती भी झेलनी पड़ी। बोला कि हमरे से पैसा लिए हो तुम, हैं, पैसा हम ही से लिए, सारा खेला हमारा ही देखे तुम, और उसके बाद जो हम तुमको बोले रहे वो तुम माने भी नहीं। काहे नहीं माने भाई? जो बोला गया था वो वही सिद्ध करना था ना। तुम अपना मन से अपना थ्योरी क्या काहे के लिए लगा रहे हो? और यहाँ जो किताब लिखा हुआ है कि इस किताब में गलत है क्या? तो हो गया। तो इसके बाद विज्ञान के थोड़े से बीज पढ़ने लगे। तो विज्ञान की शुरुआत थोड़ी बहुत हो चुकी। तो अंधकार काल तो कभी मौका मिले तो आप देखिएगा, पढ़िएगा, आपको बहुत मज़ा आएगा। आप देखना तो नहीं चाहेंगे क्योंकि धर्म का राज्य आ जाए वापस वैसा, क्योंकि जो समय उस समय जो लोग उस समय देखा होगा या फिर जैसा उनका अनुभव है वो बोलते हैं कि ना बाबा ना, आपकी आज़ादी नहीं। और दुनिया के हर एक हिस्से में, हमारे यहाँ पे भी, हमारे इंडिया में भी इस तरह की चीज़ें, इस तरह की भ्रांतियाँ थीं। अब कुछ चीज़ें मैं आपको बोलता हूँ जो आपको थोड़ा अंदर से हिला देगा, बट सच है। किसी महिला को सिर्फ इसलिए जला देना कि उसका पति मर गया है, ये हमारे ही यहाँ पे होता था। सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। और आप इसको सही मानते हैं, गलत मानते हैं, ये आपकी राय है। मेरे ख्याल से अभी के समय में अगर आप हैं तो आप इसको गलत ही मानेंगे, मगर उस समय बहुत सारे लोग थे जो इसको सही मानते थे। ठीक, राजा राम मोहन राय आए, उन्होंने बोला कि अरे इसको बंद करो यार, क्यों मार रहे हो, तो बंद हुई प्रथा। उसके बाद मैं 20वीं सदी की कहानी बताता हूँ। केरला में त्रावणकोर रियासत थी और उसके अंदर नीलांगी देवी की कहानी बहुत फेमस है कि उन्हें सिर्फ अपने तन को ढकने के लिए क्या करना पड़ा, अपना स्तन काट के देना पड़ा, जिसके कारण उनकी मृत्यु हो गई। आप साउथ में जाएंगे, केरला की तरफ जाएंगे तो जैसे महारानी लक्ष्मीबाई
आप नॉर्थ में जाएं तो उनकी कहानियाँ बहुत आपको मिलेगी, बुंदेलखंड में मिलेगी, इवन महाराष्ट्र के हिस्से में बहुत मिलेंगी ये कहानियाँ। उनको बहुत सम्मान है क्योंकि वो लड़ी थी भारत के स्वतंत्रता के लिए। उसी तरह से जब आप साउथ में जाएंगे तो नीलांगी देवी की कहानी आपको सुनने में आएगी, और उनकी कहानी बहुत दर्दनाक है। ठीक है, उस समय एक टैक्स हुआ करता था, क्योंकि जब तक हम धर्मनिरपेक्षता को अतीत और वर्तमान के संदर्भ से जोड़ के नहीं देखेंगे तब तक हमें ये समझ नहीं आएगा कि आखिर हमारे जो उस समय के जो लोग थे, लीडर थे, या फिर जो थिंकर थे, या फिर जब संविधान हमारा बन रहा था, बाबा साहब अम्बेडकर हों और इस तरह के लोग हों, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हों, पंडित नेहरू हों, पटेल हों, पटेल साहब तो इन लोगों का जो योगदान है हमारे संविधान में, और क्यों ऐसा रखा गया। क्योंकि सबसे बड़ी बात है कि जब आप कोई चीज़ अपने यहाँ पे कोई सिस्टम बनाते हो तो क्यों बनाते हो, उसका डिमांड क्या है, उसकी मान्यताएं क्या है। तो 15वीं सदी से लेकर के 15वीं नहीं, इसको हम लोग 16वीं कर लेते हैं, 16वीं, 17वीं, 18वीं, 19वीं और 20वीं, ये जो विकास हुआ यूरोप के अंदर, मैं यूरोप की बात कर रहा हूँ कि यूरोप में जो विकास हुआ उसमें क्या है कि इन समय में अच्छे कुछ लोग पैदा होने लगे, क्योंकि विज्ञान पे थोड़ा सा फोकस आने लगा, लोगों की थिंकिंग थोड़ी सी, फिलॉसफी थोड़ी सी आने लगी, लोग थोड़ा सा वैसे फिलोसफर पैदा होने लगे और उन्होंने अपनी विचारधारा रखनी चालू की। तो इस समय जो लोग आए, आपको पता होगा कि न्यूटन भाई साहब आ गए थे। न्यूटन भाई साहब ने क्या किया, गति का नियम दे दिया, लॉ ऑफ मोशन दे दिया। आज भी दुनिया उसी नियम पे चल रही है। हाँ, सोचने की बात है, अगर न्यूटन नहीं आया होता, बहुत सारे साइंस के बच्चे वो बोलते कि क्यों आया, अगर नहीं आता ना तो इसी में रहते भाई, सेब गिरता तुम खा नहीं पाते, गिरता तो नीचे ही, मगर आप क्या खाते, आप खाते डंडा। तो न्यूटन भाई साहब आ गए, उन्होंने अपनी थ्योरी दी। फिर उसके बाद कुछ थिंकर, बड़े थिंकर्स आ गए थे, जैसे जर्मनी में कुछ थिंकर आ गए, कांट आ गए, ठीक है, इमैनुअल कांट, बहुत कमाल के थिंकर। इन्होंने कहा कि भाई कोई भी चीज़ सच नहीं है, सच वो है जो जाना नहीं जा सकता है, आप जो भी मानते हो वो सच नहीं है। आस्था का विषय अलग है, आप जिस चीज़ के बारे में भी जानते हो, जैसे फॉर एग्जांपल कि एक चौक है, तो आप इस चौक के बारे में भी पूरा नहीं जान सकते। इसको आप ऐसे समझें कि पहले मैटर था, मैटर के बाद उसके अंदर आया, थोड़ा सा तोड़ा गया, तो मॉलिक्यूल्स को तोड़ा गया, एटम को तोड़ा गया, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, अब उसके अंदर में कौन कौन सा आ रहा है पता नहीं चल रहा, ठीक है। बहुत सारी चीज़ें आती जा रही हैं, डेवलपमेंट होता जा रहा है उसके अंदर। तो कांट भाई साहब आए, ठीक। फिर उसके बाद उसी समय एक आदमी था रूसो, जो फ्रांस की जो क्रांति है जिस पे उनका बहुत ज़्यादा प्रभाव है, तो रूसो आ गया, रूसो भाई साहब आ गए। रूसो को भाई साहब बोल सकते ना, हाँ बोल सकते, साहब बोल रहे हैं तो चलेगा, ठीक है। तो रूसो भाई साहब ने एक अपना थ्योरी दिया, सोशल कॉन्ट्रैक्ट। इन्होंने क्या बोला, सोशल कॉन्ट्रैक्ट। और सोशल कॉन्ट्रैक्ट में इन्होंने बोला कि जो संप्रभुता है वो जन सामान्य में निवास करती है, जन सामान्य में आती। इससे पहले की जो दुनिया थी इसमें आम लोगों की कोई औकात नहीं थी, कोई पूछ नहीं। जितनी भी हिस्ट्री आप देखोगे उसमें क्या है कि राजघरानों की बात चल रही है, राजे रजवाड़ों की बात चल रही है, उस तरह की चले। आम आदमी जो हो जी लिया तो ठीक है, नहीं जिया तो भी ठीक है। तो और रूसो ने ही डेमोक्रेसी की थोड़ी सी बात की, ठीक है, लोगों के अधिकार के बारे में बात की, बीज वहाँ से उन्होंने इसका रखना चालू किया। उसके बाद हुआ क्या कि फ्रांस की क्रांति हो जाती है, और फ्रांस की क्रांति में 3 चीज़ों का नारा निकल के आता है सामने, जो कि पूरी दुनिया को बदल देता है। आगे चल के जो भारत की क्रांति हुई उसमें भी इन तीनों का बहुत ज़्यादा योगदान रहा, और इन तीनों के बिना भारत की भी क्रांति नहीं हो पाती। रशियन क्रांति भी अगर आप देखेंगे तो वैसा ही है, उसमें भी वही था कि ज़ार के विरुद्ध खड़े हो जाते हैं, मार्क्सवाद। हाँ, यहाँ पे एक 18वीं सदी में एक आदमी आ जाते हैं, कार्ल मार्क्स आ जाते हैं। फिर एक डार्विन ने तो पूरी की पूरी मान्यता बदल के ही रख दी। उन्होंने तो बोला कि भाई आदमी जो है वो किसका निकट उसके जो
रिश्तेदार है वो कौन है, बंदर हैं, चिंपैंजी हैं, ऐसा करके बोलो तो पूरा का पूरा धर्म का जो सिस्टम था वो सिस्टम ही हिल गया। फिर बाद में उसने बोला कि नहीं, अमीबा हुआ, अमीबा से फिर बढ़ते बढ़ते ये क्रमिक विकास का नतीजा है और ऐसा ऐसा होते होते आदमी का विकास हुआ है। तो ऐसे ऐसे लोग आ रहे थे, अच्छे अच्छे लोग, जिन्होंने कि लोगों के जीवन को थोड़ा सा सुधारा, अच्छा किया। अब जब फ्रांस की क्रांति हुई तो फ्रांस की क्रांति में एक रोचक बात है कि फ्रांस की क्रांति इसलिए नहीं हुई क्योंकि फ्रांस क्रांति करना चाह रहा था अभी, नहीं रुको अभी थोड़ा। हुआ क्या कि अमेरिका जो है, आपको पता होगा कि इंग्लैंड जो था वो दुनिया में हर एक जगह जा कर के अपना राज स्थापित करना चाहता था। आज के डेट में देखो ललमुहा सबसे तेज बना हुआ है, ठीक, बाकी दुनिया को चूरन दे करके अभी हम पूरी दुनिया को हम रास्ता दिखलाए। अरे रास्ता भटकाया भी तो तुम ही, उसके लिए कहीं भी और बात करेंगे, अभी बात करते हैं। तो हुआ क्या कि इंग्लैंड और फ्रांस का युद्ध हुआ था, ठीक, दोनों थे, तगड़े थे। और देखो बाद में समीकरण कैसे बदलता है, इंग्लैंड और फ्रांस का युद्ध हुआ, ये मैं 16वीं शताब्दी की बात कर रहा हूँ कि इंग्लैंड फ्रांस का युद्ध हुआ था। और उसके बाद में देखोगे कि 19वीं शताब्दी में जो दो युद्ध हुए, वर्ल्ड वार 1, वर्ल्ड वार 2, उसमें दोनों मिल के लड़ा। देखो दुनिया को थोड़ा सा उस तरह से देखना शुरू करो कि दोनों लड़ते रहे, दोनों जगह राजवंश था। उसके बाद दोनों विश्व युद्ध हुए, दोनों कंधे से कंधा मिला करके, अरे भाई जय वीरू की तरह लड़े गब्बर सिंह के खिलाफ, ठीक। तो परमानेंट आप समझ रहे हो ना, अपने दिमाग को थोड़ा सा खोलो। हमारे यहाँ जो पॉलिटिकल पार्टियाँ वो भी तो यही करती ना, मिल जाता है रास्ता, पकड़ लेते उसको। तो अब हुआ यूँ कि फ्रांस की क्रांति से पहले कि इंग्लैंड और फ्रांस का जो झगड़ा हुआ था उसमें इंग्लैंड ने हरा दिया, तो फ्रांस को उस समय बुरा लगा। 7 साल का युद्ध चला, लंबा युद्ध चला, उसमें कर्जे भी बहुत आ गए, दोनों तरफ आए, मगर इंग्लैंड फाइनली जीत गया, तो उसके लिए प्लस पॉइंट था, फ्रांस को बुरा लगा। तो अब अमेरिका में जो कि अंग्रेज ही थे मगर वो कैथोलिक नहीं थे, ठीक है। क्रिश्चियनिटी में 2 मुख्य धाराएं हैं, एक कैथोलिक है, दूसरे प्रोटेस्टेंट है। तो जो या फिर प्रूटन्स बोलते हैं उनको, तो वो लोग जो थे अमेरिका में, जब थे अमेरिका में वो लोग गए, ब्रिटिश ने ही वहाँ पे क्या किया, अपनी कॉलोनी बनाई, 13 कॉलोनी बनाई। तो फिर वो लोग, चूँकि वो लोग धर्म से भी क्या थे, प्रताड़ित थे, क्योंकि उनके साथ भेदभाव किया जाता था, उनको सेकंड क्लास सिटीजन समझा जाता था। तो उन्होंने वहाँ पे अमेरिका में क्रांति चालू किया। आप ये ना समझें कि अमेरिका की जो क्रांति है वो अमेरिकन लोगों ने की। अमेरिकन लोगों को, जो जिनको रेड इंडियन बोलते हैं, उनकी तो इन्होंने वाट लगा दी, उनको तो सिस्टमेटिक ख़त्म किया इन्होंने। इतने अच्छे लोग हैं ये लोग कि वहाँ पे प्लेग लेके गए, लोगों को प्लेग फैला के मार दिया, इसलिए क्योंकि वहाँ खेती कर सके, वहाँ के संसाधन पे कब्जा कर सके। अंधकार काल, ठीक है, तो वहाँ के लोगों के ऊपर कब्जा कर सके, वहाँ के संसाधन पे कब्जा कर सके और दुनिया में अपनी स्थिति अच्छी कर सके, वहाँ के रिसोर्स का दुरुपयोग कर सके। बाद में उन्होंने हमारे साथ भी किया, भारत में भी आएंगे हम लोग उस पर भी। तो यहाँ अमेरिका में लोगों ने क्रांति स्टार्ट कर दिया, किसके खिलाफ, अपने लोग, वो भी गोरे ही थे, ठीक है। तो उसमें क्या हुआ कि फ्रांस धिपाया हुआ था क्योंकि फ्रांस हार गया था 7 साल वाला वॉर। बोला कि अच्छा डागा मदद करो तेजा का, ठीक है। तो तेजा चल पड़ा मदद करने कि भाई चलो भाई मदद करते। वो मूवी में देखते हो ना, 2 विलन 3 विलन रहते हैं, एक कॉमन एनिमी हीरो हो जाता है, तो फिर क्या है कि सारे डागा तेजा भल्ला साकाल सब मिल जाते उधर। तो फ्रांस ने मदद कर दिया उधर। तो फ्रांस ने जब मदद किया, मगर ये मदद फ्रांस के लिए गलती हो गया, क्योंकि लुई 16 जो वहाँ के आखिरी राजा थे, उससे पहले जो हुए थे, और ये लोग बहुत, इससे पहले जो लुई 16 के जो पिता थे 15 और 14, ये लोग भारी, मतलब बहुत ही क्रूर भाई, एब्सोल्यूट मोनार्की, ठीक है ना, सेंट्रलाइज पावर। आप हमेशा ध्यान रखिए कि सेंट्रलाइज पावर जब भी होगा ना, तो वहाँ लोगों को बहुत क्रश किया जाता है, क्योंकि पूछने वाला ही कोई नहीं है, कौन पूछेगा? तो राजा से तो कोई पूछ ही नहीं सकता।
तो जो अमेरिकन क्रांति में जब फ्रांसीसी लोग गए तो उन्होंने वहाँ से देखा कि भाई कुछ चीज़ें, तो वो बोले कि ये परेशानी तो हमें भी है, हमें भी आज़ादी नहीं है, आदमी को कुछ मूल अधिकार नहीं है। और ये अमेरिका वाला तो बात तो ठीक कह रहा है, अपने को भी चाहिए, मेरे को भी होना, मेरे को भी चाहिए, मेरे को भी चाहिए। जैसे कि अभी क्या है कि अभी कोई नया आइटम मार्केट में आया, कोई आईफोन आया, तो क्या है, भले उसका इस्तेमाल पता हो या नहीं पता हो, आईफोन चाहिए सबको। पूछो काहे चाहिए आईफोन? वो फोटो नहीं ना, फोटो अच्छा आता है, ठीक है ना, बाजू वाले के पास फ़ोटो अच्छा आता है, इसलिए तुमको 1 लाख का मतलब फ़ोन चाहिए। बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है, 2-4 लाख खर्चा करके मुँह भी चेंज करवा। हाँ, तो चलिए, तो ये फ्रांस के जो सैनिक थे या वहाँ, वो कुछ सीख के आ गए, और जब सीख के आए तो यहाँ तो रूसों थे ही, रूसों ने तो ये बात कह भी दी कि जो शासन है वो जनता के लिए हो, जनता को उसका हक मिले, और फिर जनता को ही सर्वोपरि रखा जाए, ठीक है। तो अब इसको समझते हैं, क्योंकि पूरा का पूरा जो धर्मनिरपेक्षता है वो इन 3 चीज़ों में समाया हुआ है। अगर कोई स्टेट सेकुलर है तो ये तीनों चीज़ें वहाँ पे आ ही जाएंगी, और अगर मैं बोलता हूँ कि किसी स्टेट के पास लिबर्टी, इक्वलिटी और फ्रेटर्निटी है तो वो स्टेट सेकुलर बाय डिफ़ॉल्ट हो ही जाएगा। समझ रहे हैं आप? हाँ, इसको आप थोड़ा सा ऐसे समझो कि फ्रांस की क्रांति में क्या हुआ कि उन्होंने बोला कि लिबर्टी, आज़ादी दो, ठीक है, सिस्टम से आज़ादी दो, धर्म से भी आज़ादी दो, ठीक है। ये तुम लोगों ने जो लगा के रखा हुआ है ना, तेजा क्या है ये, तेजा, इससे जान छुड़ाओ हम लोगों का और आज़ादी दो यार, स्वतंत्रता दो। लोगों को स्वतंत्रता नहीं थी। फिर इक्वलिटी, बराबरी का अधिकार, कोई तोप नहीं है, हम सब इंसान हैं, हम सबको एक जैसा हक हो, हम लोग राज्य की नज़र में बराबर हैं, हम लोगों को समान अवसर दिया जाएगा, हम लोगों को समानता से देखा जाएगा, किसी को स्पेशल विशेषाधिकार प्राप्त नहीं होंगे। और तीसरा है बंधुत्व, भाईचारा, जिसका अभाव बहुत ज़्यादा हो रहा है अभी, ठीक है, तो भाईचारा भी रहे। तो ये 3 चीज़ें जब आएंगी, और उसके बाद आप देखो कि फ्रांस में ये चीज़ आया, और उसके बाद फ्रांस की तरक्की भी हुई। ऐसा नहीं है नेपोलियन बोनापार्ट आता है फिर फ्रांस का एक स्टेटस बनता चला जाता है। तो अगर किसी स्टेट के पास अगर ये 3 चीज़ें हैं, वो अपने नागरिकों को आज़ादी देता है, उनको इक्वलिटी देता है, और उनके अंदर बंधुत्व की भावना है, तो ये सेकुलरिज्म, वो स्टेट सेकुलर हो ही जाएगा, ठीक है। तो फ्रांस की क्रांति का बहुत ज़्यादा असर है। उसके बाद 1851 में एक अंग्रेज़ चिंतक हुआ जिन्होंने ऑफिशियली इस वर्ड को यूज़ किया, जिसको बोलते हैं जेकब हॉलियोक। उन्होंने धर्मनिरपेक्षता शब्द का प्रयोग किया। तो उन्होंने इस कॉन्टेक्स्ट में, इनके एक और दोस्त थे जिसका नाम था चार्ल्स, ठीक है ना। तो चार्ल्स जो थे, उनका विचार ऐसा था धर्मनिरपेक्षता को लेकर के कि हमें धर्म को खारिज करना चाहिए, मतलब ये होता ही नहीं है, ठीक है। वो थोड़ा मार्क्स के करीब वाली बात आप देख रहे हो कि वो कार्ल मार्क्स की बात को आप बोल रहे थे वो, मगर बाद में आपको ऐसा लगेगा कि जेकब साहब ही सही थे क्योंकि जेकब साहब ने अगर उनका हिसाब किताब पकड़ लिया होता तो दुनिया में जितने भी मार्क्सवादी देश हैं या फिर जहाँ पे इस तरह की चीज़ें आई, वो राष्ट्र जो है वो धर्म विरोधी बन गया। रसिया हो, चाइना हो, ठीक है ना, कंबोडिया हो, आपका अभी नया में उसका नाम बहुत सुनते हैं हम लोग, किम जोंग उन हो, ये सारे के सारे क्या है, धर्म विरोधी राष्ट्र हैं। इनको धर्म का एकदम खारिज कर दिया इधर। तो जेकब साहब ने कहा कि नहीं, हम लोग विरोध नहीं, हम उसके प्रति उदासीन रहेंगे, तटस्थ रहेंगे। आपकी मर्ज़ी है, आपका विश्वास है, आपका आस्था है, वो आप उसको मानिए, बट धर्मनिरपेक्षता का मतलब ये है कि धर्म के प्रति उदासीनता, पहली बात। दूसरा बात है कि इहलोकवाद का मतलब है कि इसी जगत में जो मानव है वो कैसे अच्छे से अपना जीवन जी सकता है, परलोकवाद में विश्वास नहीं, इसी लोक में जो होगा अच्छा होगा। फिर तीसरा है कि नैतिकता का विकास। नैतिकता का विकास का मतलब ये है कि आपने देखा होगा जनरली ऐसा होता है कि कोई आदमी अगर धार्मिक
है, धार्मिक वेशभूषा में है, या फिर उसने अपने आप को ऐसा प्रत्यारोपित किया हुआ है, तो लोग उसको क्या समझते हैं? नैतिकवान आदमी समझते हैं। मतलब नैतिकता का डायरेक्ट लेना देना किससे है? धर्म से। लोग ऐसा मानते हैं कि जो आदमी धार्मिक होगा वो नैतिक होगा, एथिक्स, मोरालिटी उसकी बढ़िया होगी। अब मैं आपको एक क्लासिक एग्जांपल के साथ इसको समझाना चाहता हूँ। स्वतंत्र भारत में एक आदमी है जो बहुत ही ज़्यादा फेमस है और होने भी चाहिए, भगत सिंह। ठीक है, यूथ आइकॉन है। लोग इनके नाम पर आज के डेट में जो बच्चे हैं, जो स्टूडेंट हैं, कॉलेज गोइंग स्टूडेंट है, वो टी शर्ट पहन के जो है ना, मतलब आप समझो कि ऐसा लगेगा कि इसके अंदर इतनी ऊर्जा है कि पता नहीं क्या कर देगा। मगर समझने की ज़रूरत है कि 22-23 साल की उम्र में इनके पास जो मैच्योरिटी थी वो हमारे यहाँ बुढ़ों की नहीं हो पाती है, और बच्चों की तो बात अलग है, वो हल्ला करते हैं, समझते नहीं। ये भगत सिंह जो थे ये नास्तिक आदमी थे। इनकी किताब है, कभी मौका मिले तो पढ़िए, मैं नास्तिक क्यों हूँ, वाई आई एम एथिस्ट। तो बट नैतिकता में इनके जोड़ का आदमी मिलना मुश्किल है। इतनी नैतिकता थी इनके पास कि इन्होंने अपनी जान दे दी। ठीक, देश के लिए जान दे दिया, ईमानदारी से जान दे दिया, पहली बात। तो आप हमेशा ये ध्यान रखिए कि ऐसा नहीं होता कि जो आदमी धार्मिक दिख रहा है या धार्मिक चोला पहने हुए है वो आदमी नैतिकवान होगा ही। कई बार तो इसके उलट परिणाम मिलते हैं, क्योंकि वो आदमी इसको क्या है, प्रिविलेज के तौर पे लेता है ना, कि मेरा तो भाई मान जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, कैसे कह देंगे उनको, इतने बड़े आदमी। हाँ, तो नैतिकता जो है वो गुण है, और एक धर्मनिरपेक्ष स्टेट को नैतिक, वहाँ के लोगों को, वहाँ के सिस्टम को नैतिकवान होना चाहिए। नैतिकता से सीधा लेना देना है। मैंने ऐसे बहुत लोगों को देखा है कि जो किसी धार्मिक कार्य में बहुत ज़्यादा ये नहीं करते, बट उनका जो जीवन है, उनका जो कर्म है वो इतना बढ़िया है कि वो आपको लगेंगे कि इससे अच्छा आदमी तो हो ही नहीं सकता। ठीक है, तो नैतिकता का कंसेप्ट आप ध्यान रखें। इसमें क्या है कि ये प्लेन है नैतिकता। धर्म के सहारे क्या है कि आपको इसमें चालाकी, बदमाशी, मक्कारी करने के कुछ मौके भी मिल जाते हैं। आप अपना हित साधने लगते हैं। भारत के एग्जाम्पल में ही देखें, भारत का समाज बहुत दिनों तक इसके चक्कर में, आपने यहाँ देखा कि यहाँ ऊंच नीच, छूत अछूत, यहाँ पानी नहीं पीना है, वहाँ खाना नहीं खाना है, लोगों को क्रश किया गया, लोगों को उसके हिसाब से प्रताड़ना दी जाती थी। तो भारतीय समाज की भी हम लोग बात करें कि हमारे यहाँ पे भी ये चीज़ें थीं, और आपको इसको स्वीकार करना पड़ेगा। तो नैतिक होना बहुत ज़रूरी है। जैसे कि पानी पिलाना अच्छा काम है, किसी प्यासे को पानी देना यह बहुत ही अच्छा काम है। इसको आप सिर्फ इससे जोड़ के नहीं देखें कि ये पानी पिलाने से मेरे को पुण्य मिल जाएगा, वो ऐसे ही अच्छा काम है। किसी की मदद कर देना, गरीब की मदद कर देना अच्छा काम है। इसका ये ज़रूरी नहीं कि उससे पुण्य मिल जाएगा, प्लस हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, इस तरह की बातें नहीं है। आप क्लियर हैं कि ये अच्छा काम है, करना चाहिए। पीपल का पौधा लगाना बहुत अच्छा बात है, ज़्यादा ऑक्सीजन मिलता है। तुलसी का पेड़ लगाना अच्छा बात है। किसी जानवर को बचाना अच्छा बात है। किसी पशु पक्षी की रक्षा करना अच्छा बात है। तो इसको नैतिकता के साथ जोड़ के देखें तो धर्मनिरपेक्ष राज्य कैसा हो, नैतिकवान। उसके बाद धर्मनिरपेक्ष राज्य का एक और गुण होगा कि धर्मनिरपेक्ष राज्य जो है वो आपका अवसरों के मामले में, राज्य के द्वारा जो अवसर दिए जाएंगे, चाहे वो सरकारी नौकरी के सिलसिले में हो, ठेके के सिलसिले में हो, या फिर किसी और तरह की सुविधाओं को लेकर के हो, उसमें वो धर्म विशेष पे किसी व्यक्ति के साथ भेदभाव नहीं करेगा। भारत में ऐसा भारत की जो धर्मनिरपेक्षता, भारत की जो सरकार है, भारत का जो शासन व्यवस्था है, वो इस पर विश्वास करेगा, क्योंकि ये चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं। अब इसको अगर आप देखें तो धीरे धीरे जो क्रमिक विकास हुआ भारत का, तो कुछ चीज़ें बहुत ज़रूरी हो जाती हैं कि धर्मनिरपेक्ष राज्य जो है वो कैसा होगा।
सेकुलर स्टेट, सेकुलर स्टेट कैसा दिखता है? सेकुलर स्टेट में पहला तो क्या होगा कि उसका कोई राजकीय धर्म नहीं होगा। राजकीय धर्म नहीं होगा। राजकीय धर्म नहीं होने से मतलब क्या है कि राज्य जो है वो किसी धर्म को नहीं मानेगा। दूसरा इसका ये है कि धर्म का विरोध भी नहीं करेगा। धर्म का विरोध नहीं। इसको थोड़ा समझते हैं। जो भी राज्य ऐसे होते हैं जो कि थियोक्रेसी जहाँ पे होती है, धर्म का जहाँ पे राज्य होता है, उसमें क्या है कि राज्य का अपना एक धर्म होता है। और ऐसे बहुत सारे देश हैं जिनका अपना धर्म है। बट धर्मनिरपेक्ष में क्या है कि राज्य का कोई पर्टिकुलर धर्म नहीं होगा। मतलब जो स्टेट है, जो राज्य है, वो किसी धर्म को नहीं मानेगी। वरन इसका उल्टा भी है कि किसी धर्म का विरोध भी नहीं करेगा वो। ठीक, सीधी सी बात है कि राज्य होगा तो मतलब क्या, वहाँ पे नदी नाले पर्वत पहाड़ इसको छोड़ के लोग होंगे ना, लोगों पे ही आप राज्य करेंगे। तो जब आप उन पे राज्य करेंगे तो आपको ये चीज़ पता होना चाहिए कि वो जो लोग हैं उनके अलग अलग धर्म हो सकते हैं, अलग अलग विचार हो सकते हैं, अलग अलग आस्थाएं हो सकती हैं। आस्तिक लोग हो सकते हैं, नास्तिक लोग हो सकते हैं। ठीक है, एक ईश्वरवादी हो सकते हैं, बहु ईश्वरवादी हो सकते हैं, अलग अलग कल्चर सिस्टम को मान सकते हैं। ठीक है, आप मानिए, उससे हम अपने को कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट राज्य जो है वो किसी धर्म को नहीं मानेगा और किसी धर्म का विरोध भी नहीं करेगा। फिर उसके बाद हो जाएगा कि राज्य और धर्म ये एक दूसरे के रास्ते में कभी नहीं आएंगे। राज्य अपना काम करेगा, धर्म अपना काम करेगा। ये एक दूसरे को क्या करेंगे, एक दूसरे के रास्ते में आने से बचेंगे, इंटरवीन करने से बचेंगे। आज के समय में भारत की जो समस्या है वो इसको लेकर के थोड़ी सी ज़्यादा है। हर एक मसले पे ऐसा होता है कि राज्य, वैसे राज्य इस बात को दिखाते नहीं है क्योंकि संविधान जो है, संविधान इस बात की इजाज़त नहीं देता है, मगर ऐसा होता है। जनरली आप देखते होंगे कि इस तरह की चीज़ें, इस तरह की विचारधाराएं हमारे आसपास में चलती रहती हैं और परेशानी का कारण ये है। तो इसको समझना ज़रूरी है कि राज्य अपना काम करेंगे, धर्म अपना काम करेंगे। ठीक है, दोनों एक दूसरे के काम में दखल अंदाजी नहीं करेंगे, एक दूसरे के आमने सामने आने से बचेंगे। फिर है कि नागरिक जो होगा, नागरिकों को धार्मिक आज़ादी। ठीक है, नागरिकों को धार्मिक आज़ादी, इसका मतलब ये है कि वहाँ पे जो भी लोग रहते हैं उनको उनके धर्म के हिसाब से आज़ादी रहेगी। भारत में आपको पता है कि भारत के संविधान में जो है वो धर्म को लेकर के बहुत सारी आज़ादी दी गई है। आर्टिकल 25, 26 इन सब में आप देखेंगे तो धार्मिक स्वतंत्रता का ही अधिकार दिया गया है उसके अंदर। तो उसको बहुत ही ध्यान में रखा गया है और भारत ने इसको श्योर किया है, भारत के संविधान ने, कि आपको इसकी आज़ादी रहेगी। वरन जो कुछ ऐसे राष्ट्र हैं जो धर्म विरोधी हैं, फॉर एग्जांपल कि चाइना हो गया, रसिया हो गया, आप चाइना को ले ले, रशिया को ले ले, ठीक है ना, ये सारे के सारे कैसे हैं, आप नॉर्थ कोरिया को ले ले, ठीक है, कंबोडिया को ले ले, ये क्या, ये धर्म विरोधी राष्ट्र है। धर्म विरोधी का मतलब धर्म को मानते नहीं, खारिज करता है। क्योंकि मार्क्स ने कहा था ना कि धर्म क्या अफीम है, ठीक है, और पिला दिया तुम घूम रहे हो, ठीक है। तो ये लोग धर्म को खारिज करते हैं। तो इस स्टेट में आपको जो है धार्मिक आज़ादी नहीं है। चाइना में 78 के बाद, 1978 के बाद जब माओ साहब विदा हो गए, माओ करके, तो उसके बाद ये वहाँ पे जो नेक्स्ट जो उनके राष्ट्रपति बने, उन्होंने क्या किया कि धार्मिक आज़ादी को इंट्रोड्यूस किया और थोड़ा सा चीज़ों को, स्टेट को अलग रखा उससे, मगर लोगों को फ्री किया थोड़ा सा। उसके बाद आप आ जाइए नागरिकों को धार्मिक आज़ादी, कि आप अपने आस्था के हिसाब से प्रैक्टिस कर सकते हैं। और उसके बाद यह है कि धार्मिक भेदभाव का न होना
या अनुपस्थित होना। धार्मिक भेदभाव का मतलब है कि आपने बहुत जगह पे देखा होगा कि अगर कोई कंट्री जो है वो थियोक्रेसी को मानता है, मतलब एक ऐसा राज्य है जो धर्म राज्य है, धर्म का जो राज्य है, ठीक है ना, धर्म, उसके बाद धर्म प्रभावित राज्य, धर्म का राज्य, उसके बाद है धर्मनिरपेक्ष, और उसके बाद है आपका कि धर्म को खारिज या न मानना, खारिज करने वाला राज्य। ठीक है, तो ये ऐसा चलता है सिस्टम। इसमें क्या है, इसके एग्जांपल में आप ले सकते हैं वेटिकन सिटी वगैरह, क्या है, धर्म का राज्य है। धर्म प्रभावित मतलब किसी धर्म को आपने अपने संविधान में जगह दिया हुआ है, आप उस धर्म को मानते हैं और धर्म प्रभावित हो गया। फिर है धर्मनिरपेक्ष, और चौथा है कि धर्म को खारिज कर दिया। ठीक है, तो भारत के संदर्भ में भी ये बात है कि भारत जो है इन चीज़ों को मानता है। उसके बाद अब हम लोग इसके लिए बात करें कि धर्मनिरपेक्ष, ये तो धर्मनिरपेक्ष राज्य हो गया। अब धर्मनिरपेक्ष राज्य कितने टाइप के हो सकते हैं, जैसे कि धर्म निरपेक्ष राज्य के प्रकार। ठीक है, ठीक है, क्या क्या हो सकता है उसमें। तो इसमें अगर आप देखें तो आपके पास दो तरह के, एक तो आ सकते हैं उदार, विनम्र, ठीक है, एक आ सकता है उग्र, विरोधी, सख्त। ठीक है, ये सारी बातें जो हैं वो इसी में आ जाएंगी। ठीक है, उसको नकारात्मक भी बोल सकते हैं हम लोग, इसको सकारात्मक भी बोल सकते हैं। अब हम लोग आते हैं, इसको समझते हैं, एक एग्जांपल के साथ समझते हैं। एक देश का नाम मैं लिखता हूँ, उस देश का नाम है फ्रांस। स्टार्टिंग में मैंने आपको जिक्र भी किया था कि फ्रांस की क्रांति का पूरे दुनिया पे बहुत ज़्यादा असर रहा, और उसके बाद की जो क्रांति हुई उसमें फ्रांस की क्रांति की कहीं ना कहीं महक तो मिलती ही है। तो फ्रांस जो है ये निगेटिव सेक्युलरिज्म, ये जो देश है ये निगेटिव सेक्युलरिज्म को मानने वाला देश है। ये बोलता है कि हम धर्म से बराबर दूरी पे रहेंगे, धर्म को नहीं मानेंगे। राज्य किसी भी प्रकार का धर्म को प्रमोट नहीं करेगा। किसी भी सार्वजनिक जगह पे आप धार्मिक जुलूस, यात्रा या फिर धार्मिक सिंबल पहन के आप नहीं आ सकते। इसी के सिलसिले में आप देखेंगे कि 2004 में फ्रांस में एक कानून लाया गया, जिसमें ये कानून था कि स्कूल अगर आपको जाना है तो आप बुर्का नहीं पहन सकते, हिजाब नहीं पहन सकते, आप क्रॉस पहन के नहीं आ सकते हैं। अगर आप सिख हैं तो आप पगड़ी लगा के नहीं आ सकते। मतलब धर्म से पूरा कट ऑफ। धर्म को क्या करना है, पूरा सोसाइटी के साथ जो है उसको कट करके रख देना है, और धर्म को मानना नहीं है। राज्य जो है वो धर्म से दूरी रखेगा। अगर आप सरकारी कर्मचारी हैं तो आपको आपका जो धर्म है उसको आपके कार्यस्थल पे शो नहीं करना है, उसको नहीं दिखाना है। मतलब आप धर्म से दूरी बना के रखेंगे। ठीक है, तो इसमें राज्य जो होता है वो धर्म से दूर होता है। राज्य और धर्म की जो है, राज्य धर्म की दूरी रहती है। ठीक, मानना ही नहीं है। अपने को क्या मतलब है, आपकी क्या आस्था है, आपका क्या विश्वास है, जो है सो है, मेरे को उससे मतलब नहीं है। उसके बाद एक है सकारात्मक, इसमें नाम आता है भारत का, यूएसए का आता है, और एक इंग्लैंड को भी आप इसके अंदर रख लें। यहाँ पे क्या है, उदार है। इसमें यह है कि राज्य जो है वो सभी धर्म का सम्मान करेगा, सभी धर्म की इज्जत करेगा, सभी धर्म से निकटता रखेगा, परंतु किसी धर्म को विशेष रूप से लाभान्वित नहीं करेगा। किसी धर्म विशेष के लिए विशेष रूप से कुछ कानून
नहीं बनाएगा, ठीक है, और हर एक धर्म का सम्मान करेगा। इसमें ऐतराज़ नहीं है कि आप धर्म को आप छोड़ दीजिए। इसलिए भारत में आप देखते हैं कि पूजा पद्धति, जुलूस, इस तरह की चीज़ें जो हैं वो सब धर्मों की निकलती हैं और कोई प्रॉब्लम इसका नहीं है। उसके बाद इसमें राज्य जो है, अगर अब यहाँ से अगर हम लोग समझें कि धर्मनिरपेक्षता को अगर समझें, तो भारत इस मामले में ये जो है धर्म से दूरी, धर्म से न्यूट्रल हो जाना, धर्म निरपेक्षता, ये फ्रांस का मॉडल है जो कि नेगेटिव मॉडल है, ये पॉजिटिव मॉडल नहीं माना जा सकता है। यहाँ पे भारत को अगर आप देखें तो उस सेंस में भारत क्या है, पंथ निरपेक्ष, पंथ निरपेक्ष, पंथ निरपेक्ष या फिर मजहब से निरपेक्ष। भारत के संविधान के प्रियम्बल में जो वर्ड यूज़ किया गया है, सेक्युलरिज्म जो यूज़ किया गया, उसका मतलब है पंथ निरपेक्ष, ठीक है, क्योंकि पंथ से हम लोग निरपेक्ष हैं, ठीक है। बाकी चीज़ें जो हैं बदस्तूर जैसी चलती हैं वैसा चलेगा। अब यहाँ तक अगर हम लोगों की समझ बन गई हो, तो इसके बाद हम लोग ये समझने की कोशिश करें कि क्या भारत धर्मनिरपेक्ष राज्य है? क्या भारत धर्मनिरपेक्ष राज्य होने की कसौटियों पे खरा उतरता है? क्या भारत ने धर्मनिरपेक्ष हो करके अपना भला किया या फिर भारत ने अपना नुकसान कर लिया? क्या भारत धर्मनिरपेक्ष नहीं होता तो आज़ादी के 70 साल के बाद या जो भी 70+ ऑड ईयर्स हैं, इसमें हम लोगों ने कुछ अच्छा किया या फिर बुरा किया? क्योंकि आपने जो डिसीज़न लिया, उस डिसीज़न को लेने के बाद जो समय बीतता है, तो उस समय में आपको ये पता चलता है कि हमारे द्वारा लिया गया जो डिसीज़न है वो सही था या फिर गलत था, भारत को उसका फ़ायदा हुआ या भारत को उसका नुकसान हुआ। इन सारी चीज़ों को थोड़ा सा हम लोग समझेंगे, और उससे पहले हम लोग ये समझेंगे कि क्या भारत सेकुलर स्टेट है। अब हम लोग इस बात को समझने की कोशिश करते हैं कि क्या भारत धर्मनिरपेक्ष राज्य है। तो मैंने आपको बताया था कि धर्मनिरपेक्ष राज्य होने के लिए कुछ कसौटी है कि धर्म, राज्य का कोई राजकीय धर्म नहीं होगा, ठीक है। उसके बाद राज्य जो है वो अपने लोगों के साथ समान व्यवहार करेगा। बट ये सब बोलने से तो नहीं होगा। अमेरिकन जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो दुनिया का पहला लिखित संविधान है, और भारत का संविधान भी अमेरिका के संविधान से कहीं ना कहीं प्रभावित है। और चूँकि उस संविधान में मूल अधिकारों की बात की गई, लोगों को इक्वलिटी का अधिकार दिया गया, तो आइए वन बाय वन हम इन चीज़ों को थोड़ा सा देखते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। संविधान, तो भारतीय संविधान जो है ये मूल, इसमें क्या है कि लोग ऐसा बोलते हैं कि जब 44वां संशोधन हुआ तो इसमें कुछ शब्द जोड़े गए। उसमें एक था सेकुलर, दूसरा था समाजवादी और तीसरा था अखंड। तो बाकी के जो पॉलिटिकल जो झगड़े हैं उसमें इन अखंड शब्द को कोई बोलता नहीं है कि ना ये गलत जोड़ दिया। समाजवादी को भी बहुत ज़्यादा लोग शब्द को ऐसा नहीं बोलते कि नहीं ये गलत है। सेकुलर, धर्मनिरपेक्ष पे झगड़ा करते हैं कि ये तो गलत जोड़ दिया गया, नहीं तो हमारा संविधान तो ऐसा था ही नहीं। अब मैं आपको ये बता दूं कि हमारा संविधान मूल रूप से सेकुलर है। उसका जो खाका है, उसका जो ढांचा है, उसके जो बनावट है, उसके अंदर जो धाराएं हैं वो सेकुलर ही हैं, धर्मनिरपेक्ष ही हैं, अदरवाइज़ हो ही नहीं सकता। कोई भी सिस्टम अगर सेकुलर नहीं है तो वो सिस्टम आइडियल नहीं हो सकता है। आप अगर एक्सरे की मशीन में अपना हाथ डालोगे और आपका हाथ टूटा हुआ है तो एक्सरे की मशीन दिखाएगा कि हाँ टूटा हुआ है। वो उसका धर्म है, वो उसका कर्तव्य, वो ये देख के नहीं बताएगा कि किसका हाथ है। पानी का काम है प्यास बुझाना, जो भी पी रहा है उसकी प्यास बुझेगी, वो ये देख के प्यास नहीं बुझाती है। तो कोई भी जो सिस्टम है, बढ़िया जो सिस्टम, आइडियल सिस्टम है, उसको सेकुलर होना ही चाहिए, तभी वो सोसाइटी विकास कर सकती है, तभी वहाँ लॉजिकल रीजनिंग का जन्म हो सकता है, तभी वहाँ पे तरक्की हो सकती है, तभी वो आज के डेट में जितना स्टाइल देखते हो ना तुम, नया तरह का चीज़, ये सारी चीज़ें तभी आएंगी जब आपका सिस्टम सेकुलर है। अदरवाइज़, क्योंकि मैं आपको एक कहानी बताता हूँ ना कि सेकेंड वर्ल्ड वार के टाइम में आपको पता है कि आइंस्टीन ने अपनी फेमस थ्योरी दे दी, थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी।
और आइंस्टीन जो थे वो जूस थे। और उस समय जर्मनी में जो एक आदमी था, छोटी मूंछ वाला आदमी जो हाइट में कम था, मगर वो बताता था कि जर्मन लोग जो है आर्यंस, ये सबसे अच्छी ब्रीड है। खुद था 1.5 फीट का, ठीक ना। और वो मतलब मेंटालिटी की मैं बात कर रहा हूँ, हिटलर की मेंटालिटी की मैं बात कर रहा हूँ। और उन्होंने क्या किया कि कितने लोगों को मारा, जो इसका कितना परसिक्यूशन किया, ये बोलने की बात नहीं है, आप सब जानते ही हैं। ऐसे कैंप बनाए गैस चैम्बर में, लोगों को भर भर करके दिखाया। दुनिया ने जब देखा उन चीज़ों को तो लोग दहल गए थे। रशियन आर्मी ने जब देखा उसको उन कैंप को, वो अलग बात है कि स्टालिन जो था इधर, ये कोई महात्मा नहीं थे, इन्होंने भी लाखों को मरवाया। कभी इस पे हम लोग डिटेल में बात करेंगे। द ग्रेट डिक्टेटर ऑफ इन हिस्ट्री, इसमें हिटलर आ जाते हैं, स्टालिन आ जाते हैं, माओ आ जाते हैं, बहुत सारे लोग हैं, पोल पोट आ जाता है। और इन सब की विचारधारा रही है, ऐसा नहीं है विचारधारा सुनेंगे तो पागल हो जाओगे तुम, बोलोगे आहा क्या बात। तो भारत के संदर्भ में हम लोग बात करें कि भारतीय संविधान में जब श्रीमती गांधी ने 44वां संशोधन किया तो ये शब्द डाल दिया, तो ये डिबेट की बात है कि नहीं तो हमारा संविधान सेकुलर नहीं था। हमारा संविधान में अगर ये शब्द नहीं भी होता तो सेकुलर होता। बट इसके बाद 42 हुआ, इसके बाद 2 संशोधन हुए, 43 एंड 44। अब इन 2 संशोधन को मैं थोड़ा सा आपको समझाना चाहूँगा कि उसके बाद श्रीमती गांधी की सरकार गिर गई, जनता पार्टी की सरकार बनी। जनता पार्टी की सरकार जब बनी तो उन्होंने तुरंत संशोधन किए, और 43वें और 44वें संशोधन में उन्होंने ये कह दिया कि संविधान में जो मूलभूत जो संशोधन किए गए थे उसको अंडू कर दिया, ठीक है, मतलब उसको नलीफाई कर दिया। मगर उसके बाद भी एक कमेटी बनी, उस कमेटी को ये कहा गया कि आप देखिए पूरा का पूरा, तो उस कमेटी ने प्रेम्बल में जो देखा उसमें जो ये जो 3 शब्द थे कि सेकुलर, अखंड और समाजवादी, बोला कि इन तीनों वर्ड से कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये तीनों जो हैं वो रहेंगे भी, तो इससे कोई नुकसान नहीं है, क्योंकि हमारा संविधान ऐसा ही है। वो चाहते अगर उतना अभी इतना हल्ला अगर कर रहे हैं तो वो चाहते तो उस समय हटा भी सकते थे, ठीक है। फिर जनता पार्टी की जो सरकार थी वो टूटी, और उससे बहुत सारे जो दल आप जानते हैं आज के समय में कि जो सारे दल हैं वो जनता पार्टी से निकले हुए हों, चाहे वो समाजवादी पार्टी हो या फिर ऐसे लोग जो समाजवादी विचारधारा को लेके आगे बढ़ गए, कुछ लोग जो भारतीय जनता पार्टी बनी जो अभी रूल कर रही है, ये सब भी उसी सरकार के हिस्सा थे जनता पार्टी के समय। तो ये सब जो था वो ये कोई बहुत ज़्यादा बहस नहीं है, ये सिंपल सा बस है कि संविधान वैसा था ही हमारा। उसके बाद संविधान में जो कुछ चीज़ें आती हैं, जैसे कि भारतीय संविधान के अंदर कुछ चीज़ें हैं जो बहुत महत्वपूर्ण हैं, जो हर एक नागरिक को इंश्योर करती हैं संविधान की नज़र में, विधि की नज़र में, कानून की नज़र में, स्टेट की नज़र में जो बराबरी का मौका देती हैं। तो जो आर्टिकल है 14, 15, 16 ये मूल अधिकार की मुख्य रूप से चर्चा करता है, ठीक है। मूल अधिकार की चर्चा करता है, इक्वलिटी की बात करता है, नौकरी व्यवसाय इसमें समान हक की बात करता है, इसमें किसी तरह की पार्शलिटी की बात नहीं करता है, ठीक है। उसके बाद जो अपना आर्टिकल 25, 26, 27, 28 है, ये धार्मिक आज़ादी, धार्मिक स्वतंत्रता, इस पे बात करता है कि आप कोई भी धर्म मान सकते हैं, उस धर्म का प्रचार कर सकते हैं, उस धर्म को आप बढ़ा सकते हैं, ठीक है, शांतिपूर्ण ढंग से। तो उसके बाद ये है कि आप स्कूल कॉलेज खोल सकते हैं, संस्थाएं चला सकते हैं, राज्य उसको अगर राज्य उसको पैसा देती भी है तो आप अपने हिसाब से उन संस्थाओं को चला सकते हैं। उसमें क्या है कि फिर 2 आर्टिकल हैं 29 एंड 30, ये खासकर भारत में जो अल्पसंख्यक समुदाय है उनके लिए बनाया गया कि वो अपनी संस्थाएं चला सकते हैं, अपना स्कूल कॉलेज इस तरह की चीज़ों को चला सकते हैं, और राज्य उनको अनुदान देता है तो वो अनुदान लेंगे, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट उसके साथ साथ कुछ चीज़ें आर्टिकल 30 को लेकर के ही थोड़ा सा भारत में डिबेट है कि आपको ये लगता होगा कि लोग ये बोलते हैं कि विशेषाधिकार उनको मिला हुआ है। उसमें बस इतना है कि अगर किसी माइनॉरिटी का कोई फॉर एग्जांपल कि कोई कॉलेज है और उसको अगर आपने अधिग्रहण किया तो आपको रकम जो है बाज़ार मूल्य जो उसका होगा उतना रकम आपको देना पड़ेगा। इसमें 2-3 तरह के लॉजिक हैं, थोड़ा सा इसको समझें। पहली बात तो ये है
कि मान लीजिए कि कोई कम्युनिटी है जिसकी संख्या कम है और जिसके संस्थान कम है, उसको सरकार ने अधिग्रहण कर लिया। तो ऐसे भी आबादी कम है तो हो सकते हैं कि उनके संस्था कम हो, ठीक है। तो संस्था कम हो तो सरकार अगर उसको अधिग्रहण करती है तो दूसरी संस्था खोलने के लिए या फिर तो उनको वाजिब एक रकम दी जाए। बट वहीं पे अगर बहुसंख्यक लोगों की कोई संस्था अगर सरकार ग्रहण करती है तो ये आपको पता है कि संपत्ति का जो अधिकार है वो केशवानंद भारती के केस में जब आया था तो ये सुप्रीम कोर्ट का एक फैसला हिस्टोरिकल फैसला है और राज्य जो है किसी संपत्ति को अधिग्रहण कर सकता है। तो उसमें ऐसा क्लॉज नहीं जोड़ा गया है, तो जिसके कारण आप देखते हैं कि बहुत सारे लोग ये हल्ला करते हैं कि इनको स्पेशल अधिकार दिया गया। उसमें दो तरह की बातें, एक बात तो मैंने ये बताई कि उनके संस्था कम होंगे, दूसरा ये कि अगर किसी देश में किसी वर्ग की आबादी बहुत ज़्यादा है तो एक बहुसंख्यकवाद का हमेशा एक खतरा रहता है कि बहुसंख्यक जो है वो हमेशा अल्पसंख्यक को दबा देंगे। तो एक खतरा ये है, ठीक है, कि मतलब इसलिए उनको स्टेट थोड़ा सा प्रोटेक्शन दे। तो ये तो पहली बात हो गई। दूसरी बात ये है कि अगर जिनकी संख्या कम है अगर वो राजनीतिक रूप से वोट बैंक ही बन जाते हैं, इसमें राजनीति घुस गया फिर कि राजनीतिक रूप से अगर वोट बैंक बन जाते हैं तो बाकी लोग जो हैं, जो दूसरे जो लोग हैं, दूसरे जो संप्रदाय के लोग हैं, वो इसको थोड़ा सा इस तरह से देखते हैं। तो ये जो थ्रेट है, ये थ्रेट तो थोड़ा चलता रहेगा, बट ऐसा नहीं है कि इसमें बहुत ज़्यादा कोई प्रोत्साहन दे दिया गया, ऐसी भी कोई बात नहीं है। तो थोड़ा सा ये है। फिर आप देखेंगे कि आर्टिकल 324 से 329, जिसमें एक आर्टिकल है 325 का, इसमें वोटिंग का अधिकार है कि आप वोट दे सकते हैं। और इसमें, और ये बहुत कमाल का अधिकार है कि इसमें आपके धर्म, जाति, इसके नाम पे आपके वोटिंग राइट जो हैं वो कम नहीं हो सकते। आपको वोट देने का अधिकार मिलेगा ही मिलेगा। आप भारत के हैं, आपको इसका अधिकार मिलना ही मिलना है। इसमें आपको कोई आ जाए, ये भारत का संविधान आपको इस बात की गारंटी देता है कि आप वोटिंग करेंगे ही करेंगे। इसमें 325 में ये साफ लिखा हुआ है। फिर ये कोशिश किया गया था यूनिफॉर्म सिविल कोड आर्टिकल 44, उस समय संविधान निर्माताओं ने इस पे बहुत ध्यान दिया कि यूनिफॉर्म सिविल कोड आ जाए। नेहरू जी ने भी बहुत चाहा, बाद में उन्होंने इस पे कोशिश भी की 61 में कि भाई थोड़ा सा यूनिफॉर्म सिविल कोड आ जाए, थोड़ा सा इस तरह की चीज़ें जो हैं वो आ जाएं, मगर इतना पॉपुलर होने के बाद वो भी इसमें पूरी तरह पूर्णतया इसको लागू नहीं करवा पाए। तो ये आप मान सकते हैं कि हमारे संविधान में ये जो पोर्शन है ये थोड़ा सा आप इसको मान सकते हैं कि ये अगर हो जाता तो और अच्छा रहता। बट फिर उसके बाद एक एक्ट है, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट। आपको याद होगा वो हिस्टोरिकल फैसला इलाहाबाद कोर्ट का, जिसने कि श्रीमती इंदिरा गांधी के इलेक्शन को रद्द किया था और उसके चलते भारत को इमरजेंसी झेलना पड़ा। श्रीमती गांधी का जो इलेक्शन था वही रद्द कर दिया गया और ये बहुत ख़तरनाक हथियार है इलेक्शन रद्द होने के लिए इसमें। और इसका आर्टिकल 123 का यूज़ किया जाता है, जिसके कारण इलेक्शन रद्द होते हैं। इसमें ऐसा है कि अगर कोई प्रतिनिधि अगर धर्म को लेकर के वोटिंग करने का आह्वान करता है तो उसका और ये बात अगर कोर्ट में साबित हो जाती है तो रद्द हो सकता है। दूसरा है कि इलेक्शन में गड़बड़ी करता है, सरकारी तंत्र का दुरुपयोग करता है, ठीक है। आप अपना, जैसे मान लीजिए कि किसी की सरकार है तो वो सरकारी तंत्र का इलेक्शन के समय दुरुपयोग ना करे, ठीक है। वो एक लंबी कहानी है, कभी उस इलेक्शन पे बात करेंगे हम लोग तो डिटेल में उसको समझेंगे। और फिर चुनाव आयोग मार्केट में आता है, मार्केट में क्या आता है, चुनाव आयोग आलोक में आता है। वो सारी चीज़ें भारत में एक संस्था बनाएगी। नहीं तो आप सोचिए ना कि भारत में सरकार ही इलेक्शन करा लेती, क्या प्रॉब्लम था। ऐसा थोड़ा है कि जो जिस सरकार को हम चुनते हैं वो ईमानदार नहीं है, बहुत ईमानदार है, मैं मानता हूँ, मेरा भरोसा है, यकीन है मुझे। मगर इलेक्शन काहे के लिए नहीं उसको करवाने के लिए दिया गया, क्यों? प्रश्न करो खुद से। क्योंकि राजनीति में एक डेफिनेशन है कि पावर टेंड्स टू करप्ट। जो उसको भी पावर मिलेगा, करप्शन, वो करप्ट होगा ही होगा। एंड एब्सोल्यूट पावर करप्ट एब्सोल्यूटली। ये मैंने नहीं लिखा है भाई, मैं बता रहा हूँ। तो सरकार में जो आ जाएगा, गद्दी छोड़ना कौन चाहता है भाई? ये सारा तिक्रम तो गद्दी के लिए ही है। तो उसमें अगर खुद से ही चुनना हो तो क्या दिक्कत है? हाँ, एग्ज़ाम भी खुद दो, पेपर भी खुद ही चेक करो, लिख दो खटाखट खटाखट, समझ रहे हैं आप?
तो बात को समझो, इसलिए चुनाव आयोग को लेके आया गया, तो भारत में इस तरह की व्यवस्थाएं की गई। फिर राजनीतिक विचारधारा, भारत में इस सेंस में अगर आप देखेंगे तो राजनीतिक विचारधारा में थोड़ा सा लोचा दिखता है, और ये थोड़ा सा ऐसा प्रश्न है जिसके लिए हमें सोचने की ज़रूरत है, और वो तब तक ढंग से नहीं सोचा जा सकता है जब तक लोगों को ढंग से चीज़ों का पता नहीं हो। आप व्हाट्सएप फेसबुक पे वीडियो देख करके या कुछ पढ़ करके अगर आप हिस्ट्री को अगर आप समझेंगे तो आप हमेशा धोखा खाएंगे। क्योंकि देखो, बचपन के दिन हर एक के सुहाने होते हैं, चाहे वो कैसे भी हों। याद करो, आंखें बंद करो, अपना बचपन याद करो, सुहाने ही होंगे, अच्छे होंगे। कहानी, हिस्ट्री को कहानी की तरह नहीं देखते हैं, थोड़ा सा चीज़ों को रेशनलाइज करके देखेंगे तो चीज़ों की थोड़ी सी समझ हमारी बनेगी। तो राजनीतिक विचारधारा में अलग अलग तरह की विचारधारा भारत में देखने को मिलती है, मगर ये घोषित रूप से नहीं बोलते हैं कोई भी पार्टी, चूँकि संविधान वैसा है ना, बेसिक स्ट्रक्चर वैसा है, तो इसके डर की वजह से ये घोषित रूप से बोलते नहीं है, मगर इनका मन अंदर से तरफड़ाया रहता है, मौका मिल जाए बस मेरे को, बस बस बस। हाँ, जिसके कारण आप देख रहे हो इसका नुकसान भी हो रहा है भारत में। इस पे भी हम लोग बात करेंगे कि हमारी इस विचारधारा ने क्या क्या किया है, क्या क्या फ़ायदा किसका हुआ वो पता नहीं, नुकसान कितने लोगों का हुआ इसकी अगर आप समीक्षा करेंगे तो आप दहल जाएंगे, डर जाएंगे। फिर है राजनीति। अब आपको पता है कि डेमोक्रेसी है तो वोटिंग तंत्र होगा, और वोटिंग तंत्र में क्या है कि आदमी जो है तौले नहीं जाते, मुंडी गिना जाता है 1 2 3 4। और याद होगा आपको कि सुकरात का नाम आपने सुना है, सुकरात नहीं बोल रहा मैं, सुकरात बोल रहा हूँ। क्या बोल रहा हूँ? सुकरात, सेक्रेट्स, बहुत बड़े दार्शनिक हुए, इन्होंने सच बोल दिया, बोला कि अच्छा तुम बहुत मानते हो डेमोक्रेसी, जो 10 लोग बोलेंगे वो ठीक होगा। बोला कि हाँ तो पियो, जहर का प्याला पियो तुम ही, बताओ, ये तो अमृत है। बात को समझो जरा। बट आज सुकरात की हम लोग बात कर रहे हैं, मगर जितने लोगों ने उसको जहर पिलाया, क्या आप उनका नाम भी जानते हैं क्या? ख़त्म हो गए ना, नाम नहीं जान रहे आप। तो हमेशा आप याद रखो कि जो सच बोलने वाला आदमी है वो अपने समय पे हो सकता है कि समझा नहीं जाए, और ये ऐसा होता है, कई बार होता है। बाद में वो बहुत बड़ा आदमी बन जाता है, भगवान बन जाता है, महात्मा बन जाता है, बहुत बड़ा ये बन जाता है, साधु, महात्मा, दीन, फ़कीर, पता नहीं क्या क्या, अगर अच्छा आदमी है तो ठीक है। नहीं, चालाक आदमी तो जिंदे में बन जाता है भाई, वो मरने का इंतज़ार नहीं करता, मरने के बाद कौन देखा रे। होशियार आदमी अभी ये बन जाएगा, ठीक। तो इस पे हम लोग आते हैं कि भाई भारत की राजनीति में जो है, इसमें क्योंकि वोटिंग का सीन चलता है ना, तो वोटिंग के सीन में क्या है कि वही मैंने बोला ना कि मुंडी गिना जाएगा, तो जिसको जो लेमन जूस अच्छा लगा, तुमको पीला वाला चाहिए लो पीला वाला, तुमको नीला चाहिए लो नीला वाला, तुमको उजला चाहिए लो उजला वाला, तुमको क्या चाहिए। हाँ, क्योंकि देना तो किसी को कुछ नहीं, देना किसी को कुछ नहीं, मगर हाँ लो, बात में से देने में क्या लगा हुआ। एक कहावत है कि बातें के लड्डू तो छोट काहे करो, मतलब कि जब बात से लड्डू बनाना है, छोटा काहे करना है, उसको बनाओ इतना बड़ा बड़ा, खूब बनाओ, देना थोड़े है भाई। इलेक्शन मैनिफेस्टो, हाँ, कुछ भी डाल दो। तो उसके बाद न्यायपालिका। अब इसके बाद जो है ना, ये न्यायपालिका बहुत इंपॉर्टेंट पिलर है भारतीय संविधान का, क्योंकि इसका काम बहुत है। अगर आप देखें कि भारत के जो कोर्ट हैं और भारत की जो न्याय की जो व्यवस्था है वो धर्मनिरपेक्ष है, वो सोशल है। उसमें आप देखें कि अगर आप आईपीसी हो, इंडियन पिनल कोड, सीआरपीसी हो, ठीक है, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड, सिविल के मामले हो, मैरिज एक्ट हो, इसमें अब बहुत लोग ऐसे होते हैं ना जो किसी धर्म को नहीं मानते हैं, या फिर आप शादी करना चाहते हैं किसी अलग जगह पे करना चाहते हैं, तो भारत का जो कोर्ट है ये आपको इंश्योर करता है कि यस आप कर सकते हैं। आप आस्तिक हैं, आप नास्तिक हैं, इससे फ़र्क नहीं पड़ता है, आप कहाँ से हैं इससे भी फ़र्क नहीं पड़ता है, इसमें है। फिर अगर आप देखें कि भारत की न्याय व्यवस्था को अगर आप देखें ढंग से, तो भारत की न्याय व्यवस्था के ऊपर कुछ मामले हैं जिसमें कि आप ऐसा कह सकते हैं कि थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हुआ हो, वो डिबेट की बात है। बट मैक्सिमम मामलों में आप ऐसा समझिए कि अगर 100 केस गए हैं भारत के न्यायपालिका में, सुप्रीम कोर्ट में, तो उसमें से 95-96% का स्ट्राइक रेट जो है
वो मेंटेन किया है अच्छे में, तो हम बोल सकते हैं कि भारत की जो न्यायपालिका है वो, और रह रह के न्यायपालिका अपने आप को रिवाइज भी करती है, नए नए चीज़ों को और एक्सेप्ट भी करती है, खुद की भी समीक्षा करती है। तो भारत की न्यायपालिका उस रूप में अगर आप देखें तो धर्मनिरपेक्षता की कसौटी पे पूरी की पूरी उतरती है। अब अगर हम लोग देखें कि भाई धर्मनिरपेक्षता में जो कुछ मूल जो काम किए गए वो क्या क्या है। पहली बात तो यह है कि क्या किसी राज्य का धर्मनिरपेक्ष होना ज़रूरी है। तो पहली बात आप ये समझिए कि मैं कर्तव्य के सेंस में अगर मैं बात करूं तो राज्य का धर्म क्या है। राज्य का धर्म है अपने यहाँ के लोगों की रक्षा करना, उन्हें शांति प्रदान करना, उनको रोज़गार का अवसर देना, उनके साथ कोई पार्शलिटी नहीं हो इसकी रक्षा करना। तो उस सिलसिले में तो धर्मनिरपेक्षता बहुत ज़रूरी चीज़ है। और जिस तरह की दुनिया है, भारत की जिस तरह की सोच है, भारत में एक बहुत पुराने दार्शनिक हुए, उनका नाम है चारवाक, जो कि भौतिकवादी सोच पे जिनकी विचारधारा आधारित है। तो उन्होंने भी कहा था, उनकी अगर थिंकिंग को आप पढ़ेंगे तो आपको उसमें लगेगा कि धर्मनिरपेक्षता के उसमें आपको सुगंध दिखाई देगी। फिर भारतीय दर्शन में ऐसे बहुत सारे लोग हुए हैं जिन्होंने धर्मनिरपेक्षता को कबूला है, माना है, जाना है। तो भारत स्वभावतः एक धर्मनिरपेक्ष देश है और रहा है। और दुनिया का कोई भी देश अगर सभ्य है, प्रोग्रेसिव है, तो उसको धर्मनिरपेक्ष होना ही चाहिए। नहीं तो आप क्या चाहते हैं कि आप तालिबान हो जाएं? आप क्या चाहते हैं? ऐसा तो आप नहीं चाहते हैं। या फिर दुनिया में आप देखिए कि जहाँ जहाँ धर्म को ज़्यादा से ज़्यादा तरजीह दी गई है। मैंने आपको बताया ना स्टार्टिंग में जब हम लोग लेक्चर की शुरुआत की थी तो मैंने आपको अंधकार काल का थोड़ा सा दर्शन कराया था। वो क्या था? उस समय ऐसा था कि धर्म के अगेंस्ट में आप बोल ही नहीं सकते हो। तो यूरोप पूरा का पूरा 1000 साल तक अंधकार में था। और उसी समय अगर आप भारत की इतिहास अगर आप उस समय देखो पैरेलल, तो भारत में कितने बड़े बड़े लोग हो गए थे। पूरा का पूरा मौर्य साम्राज्य हो गया था, चाणक्य जैसे लोग पैदा हो गए थे, भगवान बुद्ध जैसे लोग हो गए थे, महावीर जैसे लोग हो गए थे। हाँ, कितनी अच्छी हमारी संस्कृति थी उस समय। हाँ, एक से एक मैथमेटिशियन पैदा हुए थे। और उस समय भी ऐसा नहीं था कि भारत में सिर्फ लोग एक ही धर्म को मान रहे थे। इसको थोड़ा समझने की ज़रूरत है। भारत में अगर सनातन परंपरा को अगर आप देखते हैं तो इसके कुछ महत्वपूर्ण ब्रांचेज हैं। शैव हैं, शाक्त हैं, वैष्णव हैं, ठीक है। इसी के सिलसिले में तो भक्ति आंदोलन भी चला था। तो ये सारा का सारा चीज़ जो है, शैव जो है वो भगवान शिव को मानते हैं, वैष्णव जो है विष्णु को मानते हैं, वैसी शक्ति की आराधना है, कुछ गणेश को मानते हैं। तो ऐसा था इस तरह से। और भारत में भी इस तरह की बातों को लेकर के आपसी मतभेद झगड़े हुआ करते थे, मगर फिर ये समझा गया कि नहीं, ये तो गलत बात है। तो भारत का जो नेचर है वो सेकुलर रहा है अनादिकाल से, और रहना भी चाहिए, क्योंकि ये भारत की परंपरा और ये सोच का हिस्सा है। और अगर आप प्रोग्रेसिव होना चाहते हैं, अगर आप डेवलप करना चाहते हैं, अगर आप विकासशील होना चाहते हैं, तो आपको होना चाहिए। फिर मैंने आपको आज़ादी से जस्ट पहले भारत की जो स्थिति थी 18वीं शताब्दी से लेकर 20वीं शताब्दी तक, उसका भी हवाला दिया कि उस समय हमारी स्थिति, हमारे समाज की क्या स्थिति थी, हमें क्यों धर्मनिरपेक्षता को मानना पड़ा। फिर कुछ लोग ये कहते हैं कि सेकुलरिज्म जो है वो पश्चिम से आयातित वस्तु है, हम लोगों ने इसको मंगा के पहन लिया है। तो इसके एग्जाम्पल में देखो, 19वीं ये आपने टर्की का नाम सुना है, ठीक है। वहाँ फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के समय में जब ओटोमन एम्पायर इसका विघटन हो रहा था, और अभी का जो तुर्की है, तो वहाँ के जो एक लीडर थे कमाल अतातुर्क, ठीक है। तो उन्होंने टर्की को रीयूनाइट किया, बचाया, और उसका क्या है कि उसको एक तरह से मॉडिफाई किया, उसको लिबरल बनाया, उसको एडवांस बनाया, ठीक है। और अभी आप देख रहे हैं कि अभी जो वहाँ के जो करंट जो राष्ट्रपति एर्दोगान साहब, उन्होंने क्या किया है कि फिर से इन चीज़ों से वो थोड़ा सा हटते जा रहे हैं, वो वही पुरानी फंडामेंटल थिंकिंग की तरफ जा रहे हैं। तो वहाँ का जो ये था सेकुलरिज्म था वो हिल गया, क्योंकि उन्होंने क्या किया कि उन्होंने पूरा का पूरा जो है ना वेस्टर्नाइजेशन कर दिया
उस समय के हिसाब से बहुत अच्छा किया, वो आइडियल है। टर्की का वो जो मॉडल है वो बहुत ही अच्छा मॉडल है और कमाल अतातुर्क बहुत अच्छे लेवल के लीडर हैं, उन्होंने बहुत अच्छा काम किया। मगर हुआ क्या कि अभी के समय के साथ, क्योंकि वो उनके मूल भावना में नहीं, ठीक है, तो वो चीज़ें थोड़ी सी उलटती जा रही है। आज के डेट में आप टर्की को आप देख रहे हो कि किस तरह से उनकी चीज़ें बदलती जा रही हैं। तो वहाँ का मॉडल एक तरह से हम कहें कि बिखर गया है। फिर उसी तरह से ईरान की अगर हम लोग बात करें तो ईरान में क्या था कि ईरान भी लिबरल स्टेट हुआ करता था। फिर वहाँ पे अताउल्ला खोमेनी आए 79 में और उन्होंने क्रांति कराया और पूरा का पूरा एक पोस्ट बन गया जिसमें ईरान जो है धर्म प्रभावित राज्य हो गया। मतलब वहाँ के सरकार से भी सबसे ऊपर एक पोस्ट होगा जिसको सुप्रीम लीडर बोलेंगे, जो कि धार्मिक पोस्ट है, ठीक है। तो उसके देख रेख में ही सारा का सारा चीज़ होगा। सरकार उसके मर्ज़ी के बिना कानून नहीं बना सकती, किसी को किसी अच्छे पोस्ट पे नियुक्त नहीं कर सकती है। कुछ अगर फॉरेन पॉलिसी है, कुछ आपके रिफॉर्म लाने हैं तो उसमें उस आदमी की आपको जवाबदेही, अब उस आदमी की आपको रजामंदी लेनी ही पड़ती है। तो उसमें क्या होता है कि देखिए, स्टेट और रिलीजन ये अलग अलग मैटर है। स्टेट का काम है कि लोगों के जीवन को अच्छा करना, और रिलीजन जो है वो आपकी मान्यता का प्रश्न है, आप किस चीज़ को मानते हैं, आपकी आस्था का प्रश्न है, वो एक अलग चीज़ है। उसके लिए आपके पास अलग से पाथ है, आप उसको फॉलो कर सकते हैं। स्टेट को ज़रूरत नहीं है इसकी। स्टेट को जब अपने आप को बचाना होता है तो इसकी चादर वो ओढ़ लेता है, ठीक है। ये हमेशा आप ध्यान रखिए कि जब भी स्टेट इस तरह की नकल करता है तो वो अपने आप को बचाता है, अपने आप की नाकामियों को बचाता है, चाहे जो भी रूल कर रहा हो उस समय, उससे फ़र्क नहीं पड़ता है। तो भारत के हिसाब से अगर, और हमारी ये भी सोच रही कि वसुधैव कुटुंबकम, अगर आप ऐसा मानते हैं, ये इस सोच को आप क्या कहेंगे? इस सोच को आप सेकुलर सोच ही कह सकते हैं। और भारत की अपनी जो मूल आत्मा है, भारत को भारत रहने के लिए, क्योंकि भारत की डाइवर्सिटी आप देखिए ना, कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक अगर आप चलेंगे, और भारत का जो एकीकरण है वो कहते हैं कि भारत के आज़ादी से ज़्यादा डिफ़िकल्ट टास्क था भारत का एकीकरण। कभी हम लोग यूनिफिकेशन ऑफ इंडिया पे बात करेंगे और देखेंगे कि कितनी परेशानी हुई उस समय भारत को यूनाइट करने में। तो भारत को आप किसी एक कल्चर, किसी एक लैंग्वेज, किसी एक रिचुअल, किसी एक तरह की परंपरा से आप नहीं बांध सकते हैं। भारत को क्या बोलते हैं? इंडियन सब कॉन्टिनेंट, बर्रे सगीर, जम्बू द्वीपे भारत खंडे, हाँ, ठीक है। तो ये अपने आप में जो है वो एक पूरा का पूरा भारत जो है वो अपने आप में एक संगम है, अलग अलग संस्कृतियों का, अलग अलग सभ्यताओं का, अलग अलग बोलियों का, अलग अलग भाषाओं का। यहाँ पे हर एक तरह की चीज़ों का एक्सेप्टेंस रहा है हमेशा। आप देखिए कि अभी के भारत में खजुराहो का मंदिर बनता है, लोग अगर उसको देखें या फिर जो लोग जाते हैं तो बोलते हैं कि ये क्या है, बट वो देखिए कि किस सोच और किस विज़न को आप देखिए। अजंता एलोरा की गुफाएं बनती हैं, एक से एक चीज़ बनते हैं। आपके यहाँ कुंभ का मेला लगता है, प्योरली साइंटिफिक है, ठीक है, कि बृहस्पति 12 साल में एक चक्कर लगाता है, ओके। तो सारी चीज़ें साइंटिफिक है। तो जो स्टेट, जो राज्य साइंटिफिक चीज़ों को मानेगा वो धर्मनिरपेक्ष होगा ही होगा, क्योंकि सेकुलर होने के लिए एक चीज़ ये भी है कि साइंटिफिक चीज़ों को थोड़ा सा मानना। सेकुलर होने का बस इतना मतलब है कि आपका जो आम जनजीवन है, आप धरती पे जो है, इहलोक, परलोक की बात नहीं, इहलोक, इसको कैसे सुधारा जाए, इसको कैसे अच्छा किया जाए, इसमें किसी की मान्यता, किसी का विश्वास, किसी के धर्म, किसी की धार्मिक आज़ादी, इस पे हम लोग खुशी खुशी उसके साथ में मिल करके, जैसे कि एक सैलेड बॉल होता है, ठीक है, जिसमें अलग अलग तरह की चीज़ें हैं रखी हुई, सब अलग अलग होके भी एक साथ है। भारत की तो खूबसूरती ही यही है कि अनेकता में एकता, अलग अलग मोती हैं, अलग अलग फूल हैं, अलग अलग रंग हैं, अलग अलग कल्चर है, और धर्मनिरपेक्षता एक ऐसा धागा है जिसने इन सारे फूलों को क्या किया है, जोड़ के रखा हुआ है। तो आपको लगता हो कि आप गुलाब हैं, आपको लगता हो कि आप चमेली है, आपको लगता हो कि आप कमल है, आपको लगता हो कि आप चंपा है, आपको लगता हो कि आप कामनी है, कुछ भी हैं, इनको जोड़ के जो रखा हुआ है, ये जो खूबसूरत सा जो ढांचा है, जो सीमेंटिंग फोर्स है इस पूरे के पूरे स्ट्रक्चर को खड़ा करने के लिए, वो धर्मनिरपेक्षता ही है। और ये बहुत कमाल की चीज़ है। और जिस स्थिति में अभी हम लोग हैं, तो यहाँ से अगर भारत को दुनिया में
आगे जाना है, नंबर 1 बनना है, तो इसी सोच के साथ ही आगे बढ़ना होगा। क्यों? अगर ऐसा नहीं हुआ तो दुनिया में जहाँ जहाँ ऐसा नहीं हुआ है वहाँ वहाँ देखेंगे कि वहाँ के देश की इंटरनल जो हालात हैं वो ख़राब है, वहाँ की स्थिति अच्छी नहीं है, वहाँ पे अलग अलग तरह की चीज़ें चल रही हैं, लोग परेशान हैं। तो सोचना आपको है, समझना चीज़ों को ढंग से है। पहले चीज़ों को आप समझिए कि क्या है नहीं है, कॉन्टेक्स्ट को समझने की कोशिश करिए। आप जो भी हैं उसमें जो आपका कर्तव्य है वो आपका धर्म है, वो भी तो आपका एक धर्म है ही, उससे कौन डिनाई कर सकता है। कोई टीचर है, उसका धर्म है पढ़ाना, कौन पढ़ रहा है नहीं पढ़ रहा है इससे मतलब नहीं है, जो भी है उसको पढ़ाना, अच्छी क्वालिटी के साथ पढ़ाना। डॉक्टर का धर्म क्या है? इलाज करना। कोई लॉयर है, उसका धर्म क्या है? उसके पास जो चीज़ें आई हैं उसको ईमानदारी से देखना। राज्य का उसी तरह से धर्म है। तो ये बहुत ज़रूरी चीज़ है और ये ऐसी चीज़ है जिसमें कि शोषण होने का सबसे कम चांस होता है। दुनिया में 2 ही तरह के लोग होते हैं, एक होते हैं शासक और दूसरा होता है शासित।